क्वेश्चन रीड करें। लास्ट क्लास में सीखा था हमने 3 एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 2017 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो कोई खास फॉर्मेट नहीं है सर इसका, सिंपल 2 कॉलम है, एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट। पर्टिकुलर्स में आइटम का नाम लिखेंगे और अमाउंट उसका अमाउंट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एडुकेशन। ये जो शेयर्स हैं ये एसएफ वाले शेयर हैं कि एनसीए वाले शेयर? एनसीए वाले। एनसीए क्या है सर? नॉन करंट एसेट। और एसएफ क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर वो वाले शेयर आते हैं जो हमारे खुद की कंपनी के, जो हमने इशू करे। और एनसीए के अंदर वो वाले शेयर्स आते हैं जो हमने किसी और कंपनी के खरीदे, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर बता रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसका मतलब हमारी खुद की कंपनी के शेयर नहीं है, हमने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये हमारी एसेट हुई, एनसीए का पार्ट हुआ। एनसीए का पार्ट है इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। हमारी खुद की कंपनी के शेयर होते तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता ही नहीं। लास्ट ईयर 8 लाख के थे और इस साल 18 लाख के हो गए। ईयर ध्यान से पढ़ें, 2014 और 15 एग्जाम में होने वाली गलती से कभी कभी पुराने वाला ईयर पहले लिखा होगा, नया वाला ईयर बाद, और कभी कभी पुराना बाद में और नया वाला पहले। ये कभी भी क्वेश्चन एग्जामिनर चेंज कर सकता है, हमें बड़ा अलर्ट होकर ध्यान से पढ़ना। हर छापे बर्तन है बिना बोले। 2015 पहले दिया हुआ है और 14 बाद में दिया हुआ। अब मुझे बताइए इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज हो रही? इंक्रीज हो रही है सर, बढ़ रही। लास्ट ईयर 8 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब 18 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो अब हमने और इन्वेस्टमेंट करी है, इसका मतलब क्लियर हो गई बात? हमने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की करी है? 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, 10 लाख रुपए के हमने और शेयर्स खरीदे हैं। ये मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि एनसीए से रिलेटेड इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? आउटफ्लो। इसमें कंफ्यूजन क्यों होती है कि सर इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, इनफ्लो है। आपको सिर्फ पैसे पे ध्यान देना। 10 लाख रुपए कंपनी में आए, 10 लाख रुपए कंपनी से गए, 10 लाख रुपए कंपनी से गए, आउटफ्लो। हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमें जो फ्लो देखना है वो सिर्फ कैश का देखना है, अदर एसेट्स का नहीं। तो परचेज के टाइम हमेशा आउटफ्लो ही होना है, सेल के टाइम हमेशा इनफ्लो ही होना है। क्लियर हो गई जी बात? पर्टिकुलर्स के कॉलम में कोई लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी नहीं है, ये एग्जैक्ट यही लैंग्वेज होनी चाहिए। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एडुकेशन। सर हाँ जी, शेयर का प्राइस बढ़ने वाली भी तो क्या सर 8 से 18 लाख हो गया होगा खरीदना एक साल। डिस्कस कर लेंगे। 10 लाख रुपए का सर इनफ्लो है, 10 लाख रुपए वाला अमाउंट निकाल लिया हमने। उसके बाद अगर इनफ्लो है तो बिना ब्रैकेट के मतलब पॉजिटिव है, प्लस करेंगे। और अगर आउटफ्लो है तो नेगेटिव फिगर है, इसे ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे। तो ब्रैकेट लगाने में जनरली 10% बच्चे गलती कर ही देते हैं टेस्ट में, इसका ध्यान रहे कि ब्रैकेट कभी गलती से लगा देते हैं। वैसे ऐसी गलती कम होती है कि गलती से लगा दिया ब्रैकेट। गलती जनरली क्या होती है कि ब्रैकेट लगाना भूल। तो बड़ा अलर्ट होकर करना है जी काम कि अगर आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, नेगेटिव फिगर है, ये नेगेटिव फ्लो है, उसको जरूर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है। ब्रैकेट का अमाउंट नेगेटिव फिगर इंडिकेट करना। अगर इनफ्लो होता तो ब्रैकेट नहीं लगा। क्लियर हो गई जी बात? ध्यान रहेगी। एक डाउट है इनका कि सर 8 लाख के शेयर्स थे, अब 18 लाख रुपए के हो गए।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 लाख के खरीदे हों। ये भी हो सकता है कि शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 8 लाख रुपए के शेयर मार्केट में 18 लाख रुपए के हो गए, तो इसे परचेज, तो इसमें तो कोई आउटफ्लो हुआ ही नहीं। अगर मार्केट वैल्यू हमारी एसेट की बढ़ी तो ये तो ना इनफ्लो वाली बात है ना आउटफ्लो वाली बात। फॉर एग्जांपल हमारे घर की वैल्यू सपोज 50 लाख 60 लाख की हो गई, तो मार्केट वैल्यू बढ़ी, अभी तक हमने बेचा तो नहीं है उसको, तो ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो। तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो आपने इसे परचेज ही क्यों एज्यूम करा, एप्रिसिएशन इन मार्केट वैल्यू ये एज्यूम क्यों नहीं करा? ये डाउट आ रहा है। क्या लगता है, कोई आंसर देगा? So 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसने हमें ये सिखाया है कि सारी की सारी नॉन करंट एसेट्स को कॉस्ट में रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये सिखाता है कि सारी एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब मैंने अगर कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का और मार्केट में ये 150 का हो गया, तब भी मेरी बुक्स में ये 100 रुपए का ही रहेगा, क्योंकि हम अपनी एसेट को कॉस्ट पर दिखाते हैं। इसलिए अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 से 18 हो रही है तो हमने डेफिनेटली परचेज करी, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, मार्केट वैल्यू हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। समझ आ रही थी बात? इसलिए हमने परचेज वाला ही ऑप्शन चूज करा, मार्केट वैल्यू वाला। पॉइंट नंबर 2 पर आ गए जी, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है, हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, ये नहीं पता है इन्वेस्ट कहाँ कर रखा है, बस इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लॉन्ग टर्म बता रहा है तो एनसीए वाला पार्ट हुआ, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब मोर देन 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। कि 12% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ मतलब हमने जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 12%। ये मंथली है कि क्वार्टरली? एनुअल है सर, जब भी रेट के लिए कुछ मेंशन ना हो पर एनम ही एज्यूम किया जाता है। और मुझे अमाउंट दिख रहा है 1,50,000, अमाउंट मुझे दिख रहा है 5 लाख। इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है, घटा है, डिक्रीज हुआ। क्या लगता है, परचेज है कि सेल? अगर इन्वेस्टमेंट हमारी घट रही है तो डेफिनेटली हमने सेल करा। अब इसमें भी ये नहीं मानेंगे कि सर मार्केट वैल्यू घट गई, मत रिकॉर्ड ही नहीं करते क्योंकि, ठीक है। तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की रह गई, मतलब हमने 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। मान लेता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्स्ट्रा, तो कैसे लिखेंगे इसको? सेल ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? ये तो सर इनफ्लो है, हमने इन्वेस्टमेंट बेची, पैसा आ रहा है, ये तो ऐड होगा कैश फ्लो, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा। क्लियर बात है? एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसका सेलिंग प्राइस कुछ अलग भी हो सकता है। होता 3.5 लाख वाली इन्वेस्टमेंट हमने 4 लाख में बेची हो महंगे में, या 3 लाख में बेची हो सस्ते में बेची हो, तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे क्योंकि मैं तो कैश से मतलब। आगे बढ़ जाइए सर, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? नहीं। आगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के मुझे 2 अमाउंट दिख रहे हैं, एक 6 लाख और एक 4 लाख। बताइए इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है सर, बढ़ी। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कैसे, अपने आप कैसे बढ़ गई? परचेज करी होगी सर तभी बढ़ रही है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली हमने परचेज करी है। परचेज में आप लोग लिखना, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी कुछ चेंजेस कराऊंगा। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? लगाना है जी ब्रैकेट, क्योंकि हमने परचेज करी है। मशीन का तो इनफ्लो है बट कैश का आउटफ्लो है, हमें कैश पे ध्यान देना। अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाए, आउटफ्लो है, इसलिए ब्रैकेट सही। आगे गुडविल। गुडविल में 2 अमाउंट दिख रहे हैं मुझे, 40,000 दिख रहा है, 1,20,000 दिख रहा है। इंक्रीज है कि डिक्रीज? इंक्रीज। तो क्या लगता है, परचेज है कि सेल? परचेज। कोई भी आइटम अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली परचेज करा होगा तभी बढ़ेगी।
परचेज ऑफ गुडविल लास्ट ईयर 40,000 की थी, इस ईयर 120 की है, मतलब हमने 80,000 की परचेज करी। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? यस ब्रैकेट लगाना है सर, क्योंकि आउटफ्लो है, हमने खरीदा है तो पैसा जाएगा आउटफ्लो, ठीक है जी। ये हमने कंप्लीट करा। ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू के डिफरेंस है, ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब आ रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। पहला पॉइंट, 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड फ्रॉम एडुकेट। जिस कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे उस कंपनी से हमें डिविडेंड मिला। सिर्फ शेयर्स पर ही डिविडेंड मिलता है, उसके अलावा बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर इंटरेस्ट मिलता है। अब दिक्कत ये है सर पॉइंट 1 में, पहले बताओ डिविडेंड इसे इग्नोर करना है कि रिकॉर्ड करना है? क्योंकि सर डिविडेंड तो शेयर्स पे होता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं और इन्वेस्टिंग बना रहे हैं। अब बताइए रिकॉर्ड करें कि इग्नोर करें? करेक्ट आंसर है जी, रिकॉर्ड करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। वजह क्योंकि डिविडेंड रिसीव, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे कौन सा डिविडेंड आता है? डिविडेंड पेड आता है। सिंपल सी बात समझिए सर, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर तो पहली वाली सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, इस पे जो डिविडेंड दिया जाए वो लायबिलिटी फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसमें अगर कोई शेयर है और उस पर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड कभी कभी फाइनेंसिंग में बैठेगा, कभी कभी इन्वेस्टिंग में बैठेगा। तो हमें क्या देखना है, पढ़ना है कि सर डिविडेंड पे हो रहा है तो फाइनेंसिंग वाला हुआ। कंपनी डिविडेंड अपने ही खुद के शेयर्स पर पे करती है, तो कंपनी के खुद के शेयर यहाँ रखे होते हैं। तो जब भी डिविडेंड पेड दिख जाए मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और डिविडेंड मिल रहा है, अपनी कंपनी का डिविडेंड खुद तो मिल नहीं सकता, किसी और कंपनी से ही मिलेगा। किसी और कंपनी डिविडेंड मिल रहा है मतलब किसी और कंपनी के शेयर्स पर डिविडेंड मिल रहा है। किसी और कंपनी जिस पर हमें डिविडेंड क्यों मिल रहा है? हमने खरीद रखी होंगी, इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, तभी मिल रहा है। हमेशा जब भी डिविडेंड रिसीव्ड दिखे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसमें जरूरी नहीं डिविडेंड रिसीव्ड या पेड वर्ड क्लियरली लिखा होगा, सिर्फ डिविडेंड वर्ड भी लिखा हो सकता है। तो खुद समझ जाना कि इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स हैं तो रिसीव ही होगा, खुद के शेयर है तो पेड ही होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो डिविडेंड रिसीव्ड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डेफिनेटली है। अब दिक्कत ये है कि अमाउंट नहीं दे रखा, दिक्कत ये है कि अमाउंट नहीं दे रखा सर, इसमें रेट दे रखा। तो रेट से हम अमाउंट कैसे निकालें? ये साल की बिगिनिंग है और ये साल का एंड है। डिविडेंड मिला है 9%, इसको हम थोड़ा जरूर समझें, कई क्वेश्चंस में आने वाला ये वाला पार्ट। साल की शुरुआत में 8 लाख रुपए के शेयर हैं, साल के एंड तक ये शेयर 18 लाख के हो गए। बढ़ कैसे गए? क्योंकि हमने परचेज करे, हमने 10 लाख के नए शेयर परचेज करें, तभी 8 एडिंग बन गई। करेक्ट है जी बात? अब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा 9%, जिसके पास शेयर्स हैं उसे 9% का डिविडेंड मिलेगा। तो इस वाले 9% मिलेगा या फिर इस वाले पे 9% मिलेगा? तो ये तो दोनों कंबाइंड ही है, कोई सेपरेट चीज तो नहीं है। 18 तो इन दोनों को ऐड करके बना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस वाले पे डिविडेंड मिलेगा या इस वाले पे डिविडेंड मिलेगा, यहाँ हमें माइंड लगाना है। 10 लाख 8 लाख शेयर की करंट वैल्यू भी मिल रही है, ऐसा कर सकते हो। मतलब एडिंग है। हाँ जी, चलिए जी, सभी का आंसर सही है। 8 वालों का आंसर भी सही है, 10 वालों का आंसर भी सही है, 18 वालों का आंसर भी सही है। समझते हैं नहीं कैसे?
एग्जाम्पल लोन से समझा रहा हूँ, उसके बाद वापस से इसी कॉन्सेप्ट पर आऊंगा। सर मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया है इस डेट पर, साल खत्म हो गया इस डेट पर, तो मैं बैंक को इंटरेस्ट दूंगा कि नहीं दूंगा? डेफिनेटली देंगे सर, एक साल तक हमने पैसा इस्तेमाल करा है बैंक का, तो इंटरेस्ट देंगे। एग्जाम्पल 2, अप्रैल 1 2021 से 31 मार्च 2022 का ईयर है, मैंने लोन ना इसी डेट पर लिया, मैंने लोन 31 मार्च को ही लिया, तो अब मैं इस साल इंटरेस्ट दूंगा क्योंकि मैंने पैसे यूज नहीं करा पूरे साल, इंटरेस्ट नहीं दूंगा। इंटरेस्ट इज अ पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, तो जितने पीरियड के लिए लोन यूज करूंगा उतने पीरियड का इंटरेस्ट दूंगा। अब इस ईयर में साल के मैंने आखिरी दिन ही लोन लिया, तो मैंने कोई पीरियड ही नहीं है इसका, अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मंथ की जगह 0 आएगा ना। जैसे मान लो 5 महीने का लोन लिया तो 5/12 होगा, लोन लिया मैंने 2 मंथ्स के लिए तो 2/12 होता है, तो मान लो 31 मार्च को ही लिया तो 0/12 हो गया ना। समझ आ रही है बात? तो अगर साल के एंड में ही लोन लिया हो तो उस साल का इंटरेस्ट नहीं जाएगा, नेक्स्ट ईयर जाएगा इंटरेस्ट, इस साल तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा। समझ आ रही है बात? तो हमने बिल्कुल साल के एंड में लोन लिया हो तो हम इंटरेस्ट नहीं देते, साल की शुरुआत में लोन लिया हो तो इंटरेस्ट देते हैं। समझ आ रही है बात? इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। सर मैंने कंपनी में पुराने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और ये 8 लाख रुपए पूरे साल इन्वेस्टेड रहे, इस पर मैं इंटरेस्ट मतलब डिविडेंड डिजर्व करता हूँ, तो इस 8 लाख पे तो डिविडेंड पक्का मिलेगा। मतलब कंपनी ने एक तरह से मेरे से लोन ले रखा है 8 लाख रुपए का, और कंपनी मुझ पर इंटरेस्ट दे इसको 9% के रेट से। समझ आ रही है बात? बस शेयर्स पर इंटरेस्ट के लिए डिविडेंड बोल देते हैं, उनका तो लोन वाले ही कंपनी ने पब्लिक का पैसा यूज कर रखा है, बदले में उसको इंटरेस्ट दे रही है, बस डिविडेंड की फॉर्म में दे रही है। तो 8 लाख रुपए पूरे साल इन्वेस्टेड थे, उस पर डिविडेंड पक्का बनता है 9%। अब बात आती है 10 लाख पर। 10 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की डेट वो मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सपोज मैंने 10 लाख रुपीस के जो शेयर्स हैं वो साल के पहले ही दिन खरीद लिए, तो फिर मुझे इस 10 लाख पर भी डिविडेंड मिलेगा, पूरे साल मैंने इन्वेस्ट करके रखा है पैसा। अगर मैंने ये शेयर साल के बिल्कुल आखिरी दिन में खरीदे तो मैंने पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करा पूरे साल, मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। समझ आ रही है बात? इसमें तो कंफर्म मिलेगा, इस पर डिपेंड करता है कि इशू कब किया। बिगिनिंग में इशू करें मतलब परचेज करें तो मिलेगा, और एंड में परचेज करें तो नहीं मिलेगा। अगर हमने जो नए वाले शेयर्स हैं वो साल के शुरुआत में ही खरीद लिए तो नहीं मिलेगा, सॉरी फिर भी डिविडेंड मिलेगा, तो सारा पैसा इन्वेस्टेड रखा। अगर साल के बिल्कुल एंड में जाकर शेयर्स खरीदें, पैसा हमने ब्लॉक ही नहीं करा, कंपनी ने हमारा पैसा यूज ही नहीं करा, तो कंपनी डिविडेंड क्यों देगी? फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में मेंशन हो कि शेयर जो हमने खरीदे हैं वो इस डेट पे खरीदे हैं, बिगिनिंग में या एंड में, तो उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं, ना बिगिनिंग है ना एंड, तो ऐसे केस में प्रिजम्पशन नहीं है, अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब आपके पास ऑप्शन है, आपको जो मन करे बिगिनिंग मानने का या एंड मानने का, उस अकॉर्डिंग आप आंसर सॉल्व करके आ सकते हैं। आपका मन है सर बिगिनिंग मान लेता हूं मैं, इस साल की शुरुआत में मैंने शेयर्स खरीद लिए, तो फिर मैं 10 और 8 दोनों पर डिविडेंड मिलेगा। या फिर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि साल के एंड में हमने शेयर्स खरीदे, फिर इस पर डिविडेंड कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 8 लाख का डिविडेंड देना पड़ेगा। दोनों ही आंसर सही। एग्जाम में आपको रिकॉर्ड देगा, इट इज assumed that investment in shares has been made at the beginning of the year or at the end of the year। दोनों ही आंसर्स 100% सही। मैंने अपने नोट्स के अंदर सारे आंसर्स जो दे रखे हैं वो एंड एज्यूम करके दे रखे हैं, बट ऐसा कोई सीबीएसई का रूल नहीं है कि एंड ही मानना है आपको। टीएस गवाल की बुक में भी सॉल्यूशन बिगिनिंग मानकर भी हैं और सॉल्यूशन एंड मानकर भी हैं, दोनों ही आंसर 100% सही। क्लियर हो गई ये बात? तो अब इस क्वेश्चन में मैंने देखो नोट भी दे रखा है, नोट कैसे लेना है, लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे आंसर है खत्म, उसके बाद लिखा हुआ है नोट, पहला नोट, इट इज एज्यूम्ड दैट, क्वेश्चन में पढ़ा, इट इज एज्यूम्ड दैट शेयर्स इन एडुएट वर परचेज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रेफरेंस इसको इसलिए दी जाती है कि साल के एंड में मान लो तो हेडेक खत्म, इस पर डिविडेंड निकाल लेंगे, फिर वाला डिविडेंड निकाल लेंगे। तो एग्जाम में ये नोट जरूर देके आना है। तो 8 लाख का 9%,
ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? डिविडेंड रिसीव हुआ है सर, पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, ब्रैकेट नहीं लगाना। जो लोग 18 लाख से सॉल्व करना चाहें उनका अमाउंट अलग आएगा, उनका आंसर अलग आएगा, बट वो आंसर भी सही होगा। एग्जामिनर में बोर्ड वाले पेपर चेकर के पास दोनों ही आंसर्स अवेलेबल रहेंगे, दोनों ही आंसर सही हैं, नोट जो देखा उस अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। A machine costing 50,000, depreciation provided thereon 15,000 was sold for 40,000. मुझे बताइए मशीनरी सोल्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नॉट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि मशीन एनसीए का पार्ट है, नॉन करंट एसेट का पार्ट है, इसलिए इसके रिगार्डिंग कोई भी पैसा आएगा जाएगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा। सेल ऑफ मशीनरी। अब मुझे बताइए अमाउंट समझ में नहीं आ रहा, 50,000 लिखें ये 15,000 लिखें ये 40,000 लिखें, तो दोनों को माइनस करके जो आएगा वो लिखें, बताइए फटाफट। सर हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ कैश पे ध्यान देना होगा। कैश 40,000 सेलिंग प्राइस, तो हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमें क्या करना है, कैश जितना आया वो लिखना। तो कैश तो सेलिंग प्राइस वाला ही तो आएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस 40,000, इसलिए हमारे रेलेवेंट अमाउंट 40,000 है। मतलब हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कोई कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाना। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी भी क्या क्या चीजें रह गई थी, आगे लिखा होगा डेप्रिसिएशन चार्ज 55। बताइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं? डिडक्शन मशीन पे लगता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं? नहीं है सर, क्योंकि ये कैश एक्टिविटी ही नहीं है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो ये तो ना ऑपरेटिंग ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग, हेंस इग्नोर्ड। क्लियर हो गई बात? अच्छा दूसरी चीज सर, हमने ऊपर पढ़ा था मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख था, तो उस अकॉर्डिंग हमने सोचा कि 2 लाख से बढ़ रही है, 2 लाख की खरीदी है, तो यहाँ पे लिख दिया परचेज 2 लाख। अब बैलेंस इन्फॉर्मेशन में क्या पता लगा कि बेची भी है हमने, तो सोच के देखो कि 4 लाख की मशीन थी, उसने थोड़ी सी बेच दी, उसके बाद और घट जानी चाहिए, तो परचेज 2 लाख से ज्यादा निकलेगी। समझ पा रहे हैं आप ये बात? भाई सपोज कोई सेल नहीं होती तो 2 लाख की परचेज है, लेकिन हमने सेल कर दिया, उसके बाद भी 6 लाख का बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब परचेज का अमाउंट कुछ और होगा ना। तो ये चीज क्लिक कर पा रहे हैं आप कि नहीं? अगर कोई चीज हमारे पास भाई बॉक्स में 4 लाख रुपए रखे थे साल की शुरुआत में, अब उस बॉक्स में 6 लाख रुपए रखे हैं, उसका मतलब आपको पता है कि 2 लाख रुपए डालें बॉक्स के अंदर, तभी 2 लाख पड़े। अब आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस 4 लाख में से किसने 50,000 रुपए निकाले थे और अब 6 लाख बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब पैसे डाले तो बहुत से ज्यादा डाले ना, हो जा रही है क्योंकि पैसे निकाले थे, तो अगर सेल करेगी तो मशीन का बैलेंस घटा भी होगा, फिर भी 6 लाख बैलेंस आ रहा है। तो एक्चुअल में परचेज कितनी है ये जानने के लिए बनाएंगे वर्किंग बुक, बनाइए मशीनरी अकाउंट। चलिए नोट कर लेते हैं। नहीं जो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चनों में ये वाला काम जरूर बनता है। मतलब अगर 10 क्वेश्चन लॉन्ग वाले हैं तो उसमें से कम 8 या 9 क्वेश्चन में ये वाला काम बनेगा। इस अकाउंट की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। टू बैलेंस बीडी, इसमें ओपनिंग बैलेंस आता है कि क्लोजिंग बैलेंस आता है? ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीन में? भाई बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस की क्लोजिंग बैलेंस? क्लोजिंग कितना है? 6 लाख। मशीनरी बेचते हैं तो किस साइड लिखते हैं मशीनरी अकाउंट में? क्रेडिट साइड। सिंपल सी बात है सर, हमारे पास 4 लाख की मशीन है, इसमें से हमने कुछ मशीन बेच दी, तो मुझे डेबिट साइड से उस मशीन को हटाना, तो डेबिट साइड से हटाने के लिए क्रेडिट किया जाता है। बाय बैंक अकाउंट, सेलिंग प्राइस 40,000,
मुझे बताइए बेचने पे प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 50,000 की एसेट, इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 15,000 का, तो उसकी बुक वैल्यू हमारे पास बच जाती है 35,000। 35,000 की एसेट हम बेच रहे हैं 40,000 में, तो 5,000 का गेन हुआ। इनकम डेबिट होती है कि क्रेडिट होती है? इनकम क्रेडिट होती है, मतलब डेबिट में लिख दिया। तो डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड तो आती है। मैंने गेन डेबिट नहीं करा, मैंने मशीनरी डेबिट करी, गेन तो क्रेडिट ही करा, ठीक है? तो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए, सही करा आपने, ठीक है? ये तो हुआ सेल वाला काम। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। किस साइड लिखूं डेप्रिसिएशन? क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन दे रखा है 55,000। डेप्रिसिएशन का अदरवाइज कुछ काम नहीं था इस आंसर के अंदर, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन इस अकाउंट के अंदर काम है। ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम? सिर्फ एक पर्पस है, परचेज का अमाउंट जानने के लिए, ठीक है? मशीनरी 4 लाख से 6 लाख की हो गई, बढ़ रही है, तो परचेज करिए पक्का, लेकिन कितने की परचेज करिए वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो वो जानने के लिए हम बना रहे हैं वाला। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गया, सेल हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, अब निकलेगी यहाँ से परचेज टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज, अनदर ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर जरूर लिख करके आना है, क्योंकि ये वाला अमाउंट कहाँ से आया, ये हम एग्जामिनर को बता रहे हैं, ये वाला अमाउंट हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करा। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 15,000 में डेप्रिसिएशन किस चीज? ये एसेट सोल्ड वाला, जो हमने एसेट बेची है, डिडक्शन उसका। रोल कितना है क्रेडिट साइड का? परचेज कितनी आई? 2 लाख 90,000। तो परचेज ऑफ मशीनरी ब्रैकेट में कैलकुलेशन रब की जा रही है, यहाँ लिखा जा रहा है वर्किंग नोट नंबर 1 और अमाउंट को अपडेट किया जा रहा है 2,90,000। तो सर इस जो करेक्शन जो हमने करी है इससे क्या सीख मिलती है हमें, कि हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करनी है, ना कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस। मतलब आपको क्वेश्चन में ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, जैसे पहले पॉइंट डिफरेंट था वो वाला लिख दो, उसके बाद सेल था वो वाला लिख दो, उसके बाद ओरिजिनल क्वेश्चन पर आओ कि चेंज है तो ये मतलब होगा, चेंज है तो ये मतलब होगा, ऐसा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, जो स्पेशली नहीं दे रखी होती, क्वेश्चन के अंदर छुपी होती है जी, वो ढूंढनी होती है। देखिए जो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12% वाला, इस पर रेट मेंशन है, जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें, कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी उसके लिए, बट हमसे ये अज्यूम किया जा रहा है कि भैया रेट दे तो रखा है तुम्हें, तो इंटरेस्ट निकाल लो। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो। इंटरेस्ट ऑन 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट जो है वो साल के बिगिनिंग में 5 लाख की थी और ईयर एंड तक आते आते ये 150 की हो, घट क्यों गई? क्योंकि हमने 3,50,000 की मशीनरी सॉरी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तभी घटी है।
क्वेश्चन इज के इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, 5 लाख पर मिलेगा, 350 पे मिलेगा, 150 पे मिलेगा। लॉजिक पिछले टॉपिक वाला ही लगाना है या शेयर्स वाला, बताएं कौन सा अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। जो आंसर पहले दिया था वही दूंगा, आपके सारे आंसर सही, क्योंकि सेल की डेट इसमें भी मेंशन नहीं है। सिंपल सी बात देखिए सर, ये वाला जो अमाउंट है ये पूरे साल इन्वेस्टेड था, ये पैसा हमने पूरे साल लगा कर रखा हुआ था, जब हमने इन्वेस्ट कर रखा था, इसमें तो इंटरेस्ट पक्का मिलेगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची है, अगर साल की शुरुआत में ही बेच दी तो हमने पूरे साल पैसा ब्लॉक ही नहीं करा अपना, पूरे साल पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करा, फिर इंटरेस्ट क्यों देगी सामने वाला। अगर मैंने ये पूरे साल पैसा इन्वेस्ट करके रखा, बिल्कुल साल के एंड में बेचा, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने हम लोग पैसा दे रखा है एक साल के लिए, समझ आ रही है बात। तो अगर इसकी सेल बिगिनिंग में हो गई, उस पर हम कोई इंटरेस्ट रिजर्व नहीं करते। अगर इसकी सेल बिल्कुल एंड में करी है तो इस पर इंटरेस्ट रिजर्व करो। असम्पशन ये ले रखते हैं कि साल के एंड में बेची, पूरे साल पैसा ब्लॉक करके रखा हुआ, तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये भी मान सकते हैं कि साल की शुरुआत में बेच दी तो फिर इंटरेस्ट 1.5 लाख पर मिलेगा। तो आंसर सही। नोट लिखा हुआ नोट पढ़ें, इसी क्वेश्चन के एंड में सेकंड नोट पढ़ें। लिखा हुआ इट इज एज्यूम्ड दैट 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसको आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी लिख करके आ सकते हैं एग्जाम। मैंने ये माना है कि इन्वेस्टमेंट साल के एंड में बेची, मतलब पूरे साल के लिए मैंने पूरा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा है, इंटरेस्ट पूरे 5 लाख पर मिलेगा। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? करेक्ट है जी, ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि इनफ्लो है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा, कैश आ रहा। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी, उस पे हमने डिविडेंड दे दिया क्वेश्चन के अंदर। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हो गया, प्लांट मशीनरी पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पेट्रोल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब कंप्लीट हुआ है जी आंसर। इसको सॉल्व करना है। नेट कैश यूज्ड इन्वेस्टमेंट, यूज करा है हमने, पैसा लगाया है, इसलिए यूज लिख रहे हैं। अगर आंसर पॉजिटिव होता उसके लिए हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, इन दो वर्ड की जगह चेंज हो जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो अगर पॉजिटिव आंसर हो तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आंसर हो तो यूज्ड। बता इस कंपनी में लगाएंगे पैसा आपके नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना अच्छा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो जितना हो उतना अच्छा है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करे जा रही है, देखो ना, इसने इस कंपनी ने 40,000 की मशीनरी बेची और लगभग 3 लाख की मशीनरी खरीदी, तो कंपनी ग्रो तो कर रही। इस वाली एक्टिविटी में नेगेटिव द बेटर, जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना अच्छा है कंपनी के लिए। पेज नंबर 225 पे आ जाएंगे। थ्योरी 225 पेज पर जो क्वेश्चन कराया मैंने, इस क्वेश्चन में 20 एग्जांपल दे रखे हैं बुक के अंदर। ये सवाल में क्वेश्चन 37 से पढ़ना लिखा हुआ मेंशन कर रखा है। यूनिवर्सिटी के बाद 37 से व्हाट इज सेक्शन 1 to 31 एक्सरसाइज में अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करके लाइव रिवाइज करने के बाद आ जाएगी थ्योरी पे 225 पेज नंबर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके यूजेस बताने हैं। लिखा हुआ है आंसर, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच समराइजेस, समरी बना के दे देते हैं, सोर्सेज ऑफ इनफ्लो, इनफ्लो कहां से आया, एंड यूज ऑफ कैश, पैसा कहां यूज हुआ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अब एक महीने का निकालें या एक ईयर का निकालें, ईयर का तो कंपलसरी होगा, महीने का ऑप्शनल होगा। दूसरा,
कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवलेंट। पूरे साल में कैश में कितना चेंज आया उसकी स्टेटमेंट है जी। तीसरा पॉइंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, और चौथा नेट चेंज कितना हुआ कैश एंड कैश इक्विवलेंट। इस पेज पे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के यूजेस बताएं। पहला यूज दे रखा, अंडरलाइन कर रखा मैंने, जो करेक्ट है लाइन का, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑल थ्री एक्टिविटी। अलग अलग एक्टिविटी से कितना कितना कैश आया ये जानकारी मिल जाती है, पहला यूज। दूसरा यूज, इट हेल्प्स इन असेसिंग फ्यूचर फाइनेंस नीड्स। फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत कितनी पड़ सकती है इसका एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज लिक्विडिटी। कंपनी में कैश ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, लिक्विडिटी कैश की, लिक्विड कैश कितना है। चौथा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सरप्लस और डेफिसिट ऑफ कैश। मतलब हमारे पास पूरे साल में पैसा आया कम और गया ज़्यादा तो डेफिसिट हो गई, आया ज़्यादा गया कम तो सरप्लस हो गया। पूरे साल में कैश का सरप्लस रहा, डेफिसिट रहा, ये जानकारी मिल जाएगी इस स्टेटमेंट से। 4 यूजेस हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, गिव मैनेजरियल यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैनेजर यूज का मतलब वो यूज जो मैनेजर के काम आए। उसके लिए आंसर ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट करना है हमें, चारों पॉइंट सेम। क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट है कि पर्पस बताइए, कैश स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं हम। तो पर्पस कहीं ना कहीं यूजेस से रिलेटेड है। 3 पर्पस लिखे हुए हैं। पहला कि पैसा आया कहाँ से ये जानना है, सोर्सेस। दूसरा पर्पस, पैसा गया कहाँ, लगा कहाँ, ये जानना, यूजेस। और तीसरा, कैश में चेंज कितना आया, मतलब एट द एंड हमारे पास कैश बढ़ा या एट द एंड हमारे पास से कैश घटा, नेट चेंज कैश में कितना हुआ ये जानना है। ये 3 पर्पस हो गए बनाने के कैश फ्लो स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन आ गया जी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो ऊपर पर्पस हैं वही ऑब्जेक्टिव हैं, सेम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तारीफ करने के लिए एडवांटेजेस बताने हैं, लिमिटेशन के एडवांटेज बताने हैं कैश फ्लो के। तो जो यूजेस हैं वही एडवांटेजेस हैं, कॉमन है इस टॉपिक के अंदर। जनरली अलग भी हो सकता है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन कॉमन जो यूजेस हैं वही फायदे हैं। क्वेश्चन 4 में दूसरी चीज मांगी है थी, कब बुराई करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, मतलब कमियां बतानी है, डीमेरिट्स या लिमिटेशन बताने हैं। पहला, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो इग्नोर करता है, जैसे कि डेप्शन नहीं आएगा इसके अंदर। हमने उधार में खरीदी है सर 5 करोड़ की मशीनरी, ये कैश फ्लो में आएगा ही नहीं कहीं पर, क्योंकि बड़ी इंफॉर्मेशन है वो आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, बड़े अमाउंट की हो तो भी, तो ये कमी हो गई इसके अंदर। दूसरा, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सर कोई चीज़ बढ़िया हो, किसी चीज़ के फायदे अच्छे हों तो उसको ही बना बंद कर दें, बड़े फायदा तब है। लेकिन अभी भी ये सब्स्टिट्यूट, मतलब पीएनएल के अपने फायदे हैं, कैश फ्लो के अपने फायदे हैं। कैश फ्लो के इतने फायदे नहीं हैं कि वो पीएनएल की जगह ले ले, कि पीएनएल बनाए ही ना करें हम, कैश फ्लो से काम चल जाएगा, इतने फायदे नहीं है। प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं देता है, टैक्स कैलकुलेट करके नहीं देता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके नहीं देता है, इसलिए ये पीएनएल का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। तीसरा, इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। और अकाउंट्स में अभी तक हमने कोई ऐसी चीज सीखी नहीं है जो फ्यूचर पे बेस्ड हो। तो ये भी जो पास्ट में कैश आया है गया है वही लिख करके देगा, हमें नेक्स्ट ईयर का आइडिया नहीं देगा। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब पूरे साल में मान लीजिए मैंने 3 साल की सैलरी इकट्ठे दे दी एम्प्लॉइज को, यहाँ पर 3 साल की सैलरी आ जाएगी। जबकि पीएनएल कहता है तो 1 साल की सैलरी लिखो, सही प्रॉफिट लॉस सामने को। तो एक्रूअल बेस फॉलो नहीं करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस फॉलो करता है। तो 4 बुराइयां हो गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट में और इनकम स्टेटमेंट में फर्क बताइए। जब भी एग्जाम में पढ़ो इनकम स्टेटमेंट तो समझ जाओ पीएनएल। ये लिखा भी हुआ ब्रैकेट के अंदर, मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है मैंने, जो डिफरेंस वाली टेबल है। इनकम स्टेटमेंट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट बोलो या पीएनएल बोलो, एक ही बात है। तो सिंपल सी बात है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में और पीएनएल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इस पे क्वेश्चन है। पहला पॉइंट नेचर।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो और आउटफ्लो आता है कैश का, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, इसकी जानकारी होती है कैश फ्लो। जबकि इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ या नेट लॉस कितना हुआ, इसकी जानकारी होती है। ये पहला फर्क है। दूसरा पर्पस क्या है इसका, तो कैश फ्लो का पर्पस क्या है कि हमें एक्टिविटी वाइज जानकारी मिले, किस काम से कितना पैसा आया। इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके देना, दोनों का पर्पस अलग है, ये एक डिफरेंस की वजह हो गई। तीसरा स्कोप, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड है, मतलब हमने गुड्स बेचे कैश में 1 करोड़ के, उधार में 2 करोड़ के, तो कैश फ्लो में सिर्फ ये आएगा, लेकिन पीएनएल में दोनों आएंगे। पीएनएल में तो दोनों ही ट्रांजैक्शन आएंगे, चाहे उधार की हो चाहे कैश की। अगर इस साल की सेल है तो इस साल की पूरी सेल आएगी, उधार वाली भी कैश वाली, इसलिए लिखा हुआ है इसका स्कोप वाइडर कैश फ्लो के मुकाबले। कैश फ्लो वाले में सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन, उसमें साइड ट्रांजैक्शन आएंगे, कैश और नॉन कैश। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मुझे बताइए मशीन खरीदी है, ये पीएनएल में आता है कि नहीं? नहीं आता। डिवेंचर इशू करें, पीएनएल में आता है कि नहीं? नहीं आता। शेयर रिडीम करें, पीएनएल में आता है कि नहीं? नहीं आता, लेकिन ये सब कैश फ्लो में आता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इन दो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पीएनएल में हमें नहीं मिलेगी, कैश फ्लो में मिलेगी। ये डिफरेंस की वजह हो गई। नेक्स्ट, इनकम और एक्सपेंस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई इनकम या एक्सपेंस की कोई जानकारी नहीं देता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये सिर्फ पेमेंट ही लिखता। इसमें लगेगा सर जो हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, वो भी तो आएंगे इसके अंदर। देखिए मान लीजिए कुछ खरीदे हमने उधार क्रेडिटर से 5 लाख, थोड़े टाइम के बाद हमने उसको 2.5 लाख रुपए दे दिए, तो कैश फ्लो 2.5 लाख रुपए लिखिएगा ना, तो कैश वाला ट्रांजैक्शन ये एक्सपेंस तो शो नहीं कर रहा, तो पेमेंट शो कर रहा है। पीएनएल में 5 लाख आएंगे जो एक्चुअल परचेज है, एक्सपेंस ये, तो पीएनएल एक्सपेंस बताता है, कैश फ्लो एक्सपेंस नहीं बताता। इसलिए लिखा हुआ है इनकम और एक्सपेंस शो नहीं करता कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीएनएल शो करता है। तो ये डिफरेंस की वजह हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ब्रैकेट में रिवाइज्ड। ये नंबर आपको घर से याद करके जाना है। एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बना हुआ जो अकाउंट स्टैंडर्ड्स की लिस्ट है, उसमें जो 3rd नंबर है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसी एएस के अंदर बता रखा है कि कैश फ्लो बनाते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या प्रेजेंटेशन रहेगी, क्या चीज ऐड करें, क्या चीज ऐड करें, डिडक्ट करें, इसकी क्या डेफिनेशन है इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इस एएस के अंदर क्या डेफिनेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, पढ़ रहे हैं नहीं। पहले बता रखा है कैश का मतलब, कैश कंप्राइजेज ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। जो कंपनी के अंदर कैश रखा हुआ है, कंपनी के ऑफिस में कैश रखा हुआ है वो, दूसरा बैंक में पैसा रखा हुआ है वो वाला पैसा जो जब चाहे निकाल सकते, मतलब करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट वाला पैसा हो गया बिजनेसमैन के लिए। तो ये दो अमाउंट को ऐड कर दो तो इसका मतलब कैश होगा। दूसरा कैश इक्विवेलेंट्स, जो कैश के जैसा, शॉर्ट टर्म कोमा हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली, बिल्कुल तैयार है कन्वर्ट करने के लिए कैश में। कैश में कन्वर्ट के कितना अमाउंट आएगा वो भी पता है, नोन अमाउंट ऑफ कैश, वो अमाउंट हमें नोन है, अमाउंट हमें पता है। एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क, खास रिस्क नहीं है, ना के बराबर सा रिस्क है, ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, वैल्यू में चेंज खास नहीं आएगा, ना के बराबर सा आएगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल हमने किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जहां लगभग उतना ही पैसा मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैंने डिबेंचर्स खरीद लिए, तो डिबेंचर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, तो फ्लक्चुएशन उसके अंदर आती ही नहीं। डिबेंचर मान लीजिए मैंने खरीदा 100 रुपये फेस वैल्यू का, तो लगभग 100 के आसपास कह रहा था वो, 99 98 हो गया, 102 रुपये हो गया, इतना फर्क आता है। 100 का 150 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता है इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, पैसा भी उतने वापसी मिलेगा, फ्लक्चुएशन इसलिए नहीं आती उसके अंदर। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट वही है जो आराम से बिक सकती है, इजीली कन्वर्टेबल है, बिकने के बाद पैसा कितना आएगा ये भी पता है, नोन अमाउंट ऑफ कैश, और खास रिस्क भी नहीं है वैल्यू में। ऐसी सारी इन्वेस्टमेंट को हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कैश के जैसा हो। बेसिकली शेयर मार्केट में एक टर्म आती है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स उसे कहते हैं जहां पर हमने पैसा ब्लॉक कर दिया, वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है एफडी के बराबर। इस सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट चल रहा है 2.7%,
बैंक में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है 2.7, करंट अकाउंट में 0 है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। एफडी करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है 5 से 6%, बट उसमें कुछ टाइम के लिए पैसा ब्लॉक रहेगा। अगर हम लिक्विड फंड्स खरीद लेते हैं तो उसको जब चाहे हम रिडीम कर सकते हैं, जब चाहे पैसा अकाउंट में आ जाएगा। उसमें इंटरेस्ट रेट लगभग 4% के आसपास का रहेगा। हमने वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, जब चाहे सेल कर सकते हैं, रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, नॉन अमाउंट ऑफ कैश है कि कैश हमें पता है कितना आएगा और रिस्क भी इसमें ना के बराबर का रहेगा। तो वो है तो इन्वेस्टमेंट, वो कैश नहीं है पर उसे कैश के जैसे ही माना गया है, इसलिए कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हमारी इम्पोर्टेंट को थ्योरी चैप्टर में बहुत सारी है, मैंने एक पेज लिख रखी है, बस मैंने वो लिख रखी है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है जनरली, इम्पोर्टेंट वाली लिख रखी है। इसमें से भी छटनी मत करना, मैंने ऑलरेडी छटनी कर रखी है, इसमें जाओ इम्पोर्टेंट ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अनलिस्ट मेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कॉजिंग कैश फ्लो। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती हैं, उसके एग्जांपल्स की लिस्ट दे रखी है, जैसे कि शेयर इशू करे, जैसे कि डिवेंचर इशू करे, जैसे कि लोन लिया, लोन दिया भी आएगा यहाँ पर, लोन दिया कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा लोन दिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और रीपेमेंट ऑफ लोन हमने चुका दिया। ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एग्जांपल्स। टू 39 पेज नंबर 239 पेज नंबर एमसीक्यू में पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, नेम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच गवर्न्स द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एएस नंबर 3 रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। करेक्ट है डी ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये पार्ट नहीं है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन भी होगी, रिस्क भी होगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। मतलब इसमें से सिंपल सी बात है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन इग्नोर कर दो, मतलब फ्लो ऑफ कैश का मतलब पैसा आए या जाए, कौन सा। ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, बताओ कौन सी एक्टिविटी है ये तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है सर। डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, ना पैसा आया ना पैसा गया, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। बी ऑप्शन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर रिडीम कर दिए, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनफ्लो क्या आउटफ्लो, आउटफ्लो। डिवेंचर रिडीम करेंगे, पे करेंगे लोन, पैसा जाएगा, आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन में लिखा था कि फ्लो किस में होगा, कैश, इसमें फ्लो होगा कैश। बी ऑप्शन आंसर आ गया। मतलब इसी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फर्नीचर खरीदा है, बदले में डिवेंचर इशू करें, कौन सी एक्टिविटी, नॉन कैश। आप चाहो तो लिखते रहो सभी ऑप्शंस के साथ साथ, है ना। ऑप्शन ए में नॉन कैश, ऑप्शन बी में फाइनेंसिंग ब्रैकेट में आउटफ्लो, ऑप्शन सी में नॉन कैश, ऑप्शन नंबर डी डिस्काउंट मिला है सप्लायर से पेमेंट करने के लिए, ये मार्किंग ही मेकिंग है, मतलब है आप कैंसिल कर देंगे यहाँ से, और मेकिंग पेमेंट। तो डिस्काउंट मिला है सर, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, नॉन कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, इतना पैसा नहीं देना ना हमको। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, इतना पैसा नहीं देना, तो नॉन कैश हो गया तो अपने आप। तो नॉन कैश लिख दीजिए इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 4, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे बेस्ड है, कैश बेसिस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 6, डिविडेंड रिसीव करना, आगे मैं पढ़ो, डिविडेंड रिसीव करना कौन सी एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव करना सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहां से हमें पैसा मिलता है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट का से रिलेटेड है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर हमारा काम ही यही हो, हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, हमारा काम ही यही है पैसा लेकर इन्वेस्ट करना, उससे कमाना, गुड्स में डील ही नहीं करते हम लोग, तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम हुई,
यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट फाइनेंस में ही डील करता है उसका तो मेन काम यही है। ऐसी कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाती है। ये मैंने लिखी हुई है बात, कहाँ लिखी हुई है? 225 पेज पे आ जाइए। सबसे ऊपर की टॉप 3 ग्रीन कलर्स की लाइन पढ़ें। 225 पेज पर 225 पेज पे सबसे ऊपर लिखी हुई है ग्रीन कलर से 3 लाइन है। डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग, यहाँ पे ऑलवेज लिखा है। उसके नीचे लिखा है डिविडेंड रिसीव करा है अगर एक फाइनेंस वाली कंपनी ने तो ये ऑपरेटिंग बन जाता है। वापस आ गई क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड सर प्रपोज किया है अभी, डिविडेंड अभी तक दिया नहीं है। प्रपोज का कॉन्सेप्ट क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स आएगा, शेयर होल्डर से डिस्कस करेगा, एक अमाउंट प्रपोज करेगा कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग सही अमाउंट डिवाइड करना एज अ डिविडेंड, क्योंकि मेरे पास पैसा इतना आया हुआ समझाएगा, इतना हमारे पास प्रॉफिट हुआ, इतना हमारे पास कैश अवेलेबल है, इतनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है और इतना हम डिविडेंड बांटने सही है हमारी कंपनी के लिए। ये सब डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद शेयर होल्डर बराबर का अमाउंट फाइनल कर सकते हैं, कम अमाउंट फाइनल कर सकते हैं, जीरो अमाउंट फाइनल कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। वोटिंग होगी इसके लिए ऑनलाइन, तो जिस अमाउंट पे जो क्लिक करेगा वो अमाउंट फाइनल हो जाएगा। तो प्रपोज डिविडेंड इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। हैंस इग्नोर। नहीं करते। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। इसमें प्रपोज डिविडेंड कोई सी भी एक्टिविटी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आगे मत बढ़िए। बताइए इन्वेस्टमेंट बेचना कौन सी एक्टिविटी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हम। इन्वेस्टमेंट बेचना बताइए कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। सर इन्वेस्टमेंट एनसीए के अंदर आता है, तो उसको परचेज करें या सेल करें या उस पर इंटरेस्ट मिले, मतलब उससे रिलेटेड सारे के सारे कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है। समझ में आ रही है बात? इन्वेस्टमेंट बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन हमारा काम ही यही है सर इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। अगर हमारी फाइनेंसिंग कंपनी है और हमारा काम ही इन्वेस्टमेंट खरीदना, इन्वेस्टमेंट बेचना, उस पर इंटरेस्ट लेना, तो फिर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा, फिर इन्वेस्टिंग नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंस कंपनी, तो कंपनी फाइनेंस से ही डील करती है। अब इसके लिए बन गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आंसर बन गया। बाय फाइनेंस कंपनी नहीं होता तो इन्वेस्टिंग कंपनी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 9th क्वेश्चन रेंट रिसीव्ड, आगे मत पढ़िए। बताइए रेंट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टिंग होता है, क्योंकि रेंट अगर हमें मिल रहा है उसका मतलब हम लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, और जो बिल्डिंग है वो हमारा एनसीए का पार्ट है, नॉन करंट असेट का पार्ट। नॉन करंट असेट्स के रिगार्डिंग कोई भी कैश का फ्लो हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाता है, इसलिए रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर हमारा काम ही है प्रॉपर्टी रेंट पर देना तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। लिखा हुआ है आगे whose मेन बिजनेस इज रियल एस्टेट, रियल एस्टेट वाले का काम प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी रेंट पर देना, इसका मेन काम है, कोर एक्टिविटी है। इसलिए इस क्वेश्चन में रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग बन जाएगा। नॉर्मली इन्वेस्टिंग होता अगर रियल एस्टेट कंपनी नहीं होती। 10th क्वेश्चन, इनमें से हमें एग्जांपल ढूंढना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और 11th में कौन सा सोर्स ऑफ कैश नहीं है ये बताना है। अब आपको क्या कराइए 10th 11th 12 तीनों क्वेश्चन चेक कराएं। आपको सारे ऑप्शंस के आगे एक्टिविटी का नाम लिखना है, ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, और एक और ब्रैकेट में इनफ्लो आउटफ्लो लिखना है। 10th 11th 12 तीनों को चेक कराएं, कर जाए छुट्टी हो चुकी है, आप लोग वेट कर रहे हैं। सर इसके आगे लिख दिया है।